ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया की खबरें, खासतौर पर वेस्ट एशिया की खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को अगर समझ लिया जाए सही पर्सपेक्टिव में, तो दुनिया भर के एक तरह से बदमाशों की पहचान हो जाती है। दूसरी एक बात और भी मैं कहता हूं, इंटरनेशनल खबरों का जानना इसलिए जरूरी है कि हम अपने भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसे समझना भी काफी आसान हो जाता है। अब से पहले शमसुल इस्लाम साहब से हमने कई बार बात की और उसमें एक चीज जो कई बार आई है सामने कि जो ज़ायनिज्म है इजराइल का और हमारे यहाँ जो आरएसएस का नजरिया है, वो अपने आप को सुप्रीम समझना और दूसरों का कुछ भी नुकसान कर दें उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, तो वो सूरत हाल नजरियाती यकसानियत इन दोनों में पाई जाती है। अब एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है वेस्ट एशिया में। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमले कर रहे हैं गाजा के बाद, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये कुछ थोड़े बहुत कुछ बच्चे हैं जो ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। इधर गाजियाबाद में तलवारें बट रही हैं और यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि और ज्यादा खतरनाक हथियार बांटे जाने चाहिए और आईएसआईएस जैसा हिंदुओं में भी कुछ होना चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही कि खुद कुछ जो दस्ते हैं वो बनने चाहिए हिंदुओं में। तो मुल्क को कहां लेकर के जाएंगे, किस हालत तक पहुंचाएंगे? अंदरूनी एक तरह से सिविल वार करना चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहता है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है सही पर्सपेक्टिव में। इसके लिए आज फिर हम शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं और यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या कुछ था। जो सूरत हाल है दुनिया की बहुत ही बॉइलिंग है, उसे समझना बहुत जरूरी है। शमसुल इस्लाम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस पर और मजहब की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म होते हैं उसके नुकसानात, और बहुत से अहम मौजूआत पर कई बार आप उनको सुन चुके हैं। दूसरे चैनल्स पर भी आप उन्हें जरूर देखते हैं और सुनते होंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस संजीदगी से, जिस मेहनत से मुसलसल लोगों को आगाह कर रहे हैं मुल्क की भलाई के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मुल्क को बचाने के लिए और नफरती जो चिंटू जिसे कह देते हैं, नफरती गिरोह जो है, उससे बचाने की आप कोशिश करते हैं। इस वक्त क्या कुछ है इजराइल, वेस्ट एशिया और भारत, इन यहां एक ही किस्म के बहुत से वाकयात हो रहे हैं। अब से पहले मैं बहुत एहतियात करता रहा हूं कि यह कंपैरिजन ना किया जाए, शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं जिसे बहुत समझना जरूरी है। जी शमसुल इस्लाम साहब। जी काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। हम लोग का एक तकिया कलाम बन गया है कि आप कहेंगे कि आप शुक्रगुजार हैं, फिर मैं कहूंगा कि नहीं मैं शुक्रगुजार हूं आपका, मुझे मौका देते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार से हम इसको कट करेंगे और सीधा मामले पर आ जाएंगे, है ना। ये लखनवी अंदाज जो है, क्योंकि जब बराबर हमेशा साथ काम करना है तो पहले आप जो है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपने नया साल, ये 2025 का आखिरी दिन है और ये साल जो कुछ हुआ है वो फिर कभी ना हो हमारी जिंदगी में, दुनिया में। ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश हमेशा रहेगी। और जहां तक आपने फरमाया कि ये नेतन्याहू के राज में इजराइल और मोदी जी के राज में इंडिया का कंपैरिजन वाला मामला जो है बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए करते हुए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक ही हैं, ये इसमें कोई भी फर्क नहीं। और हम लोग पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि हिंदुत्व और ज़ायनिज्म जो है, जो जूइश ज़ायनिज्म है और हिंदुत्व जो हिंदुत्व ज़ायनिज्म है, वो काफी सिमिलरिटीज हैं उसमें। और वो
पहले जो थे थोड़ा गुप्त रहते थे, लेकिन मोदी के राज में आने के बाद ये जो है पूरा खुलकर सामने आ गया है। एक दो मिसाल मैं आपके सामने, जो हमारे देश में कोई वायरल होना तो छोड़िए, वो उस पर बहस और चर्चा भी नहीं होती है। ये ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस कमिश्नर हैं क्रिसी बैरेट, महिला हैं। इन्होंने एक बयान में कहा है कि जो बोंदी में जो यहूदियों का कत्लेआम हुआ और उसमें ये कहा गया कि एक इंडियन कनेक्शन और पाकिस्तानी कनेक्शन वाले बाप बेटे थे जिन्होंने वहां मासूम यहूदियों को मारा और 85 को बहुत गंभीर रूप से जख्मी किया। तो ये दिखने में ही ऐसा लगता है, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वो फेक मुसलमान आइडेंटिटी बनाकर वो तमाम कनाडा से बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह के हमले कर रहे हैं गैर मुस्लिमों पर, यहूदियों पर। और ये जो है सीधा का सीधा इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस काम को करा रही हैं, यानी सीधा का सीधा नेतन्याहू की मदद करने के लिए, इस तरह से मदद करने के लिए। देखो मुसलमान कितने खतरनाक होते हैं। और नंबर 2 बात, यूरोप के वो देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश था जो इजराइल का जो कत्लेआम है उसको वो पूरे तौर पर सपोर्ट नहीं करता है, वो उसको क्रिटिकली देखता रहा है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी हरकत कर देंगे, आप यहूदियों को मरवा देंगे मुसलमानों से, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई, ये सब हो गया। बताइए कौन करा रहा है? साजिशों में आरएसएस, साजिशों के अंदर आरएसएस का कोई मैं क्या कहूंगा, कोई उसका सानी नहीं है। सानी सिर्फ ये नेतन्याहू की जो ज़ायनिस्ट है ये हो सकते हैं। और वो अभी कब हम आरएसएस और साजिश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमने कभी इस पर बात करनी चाहिए। यानी मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि भारत की, मोदी जी की सरकार की खुफिया एजेंसियां नेतन्याहू को बचाने के लिए, नेतन्याहू ने जो जुल्म किया, जो कत्लेआम किया गाजा में, उसकी इमेज बनाने के लिए वापस कि उसने ठीक किया, भारत की खुफिया एजेंसियां दूसरे मुल्कों में भी एक तरह से आतंकवाद या उस तरह की घटनाओं में मुलव्विस हैं। ये बात आप कह रहे हैं कि इस्लामी आतंकवाद करा रही हैं, इस्लामी आतंकवाद करा रही हैं जनाब। जी। और आजादी के पार्टीशन के वक्त आरएसएस के दस्तावेज मेरे पास हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने 47 के अंदर पार्टीशन के वक्त में हमने मुसलमान ड्रेस पहनाकर लोगों की खतने तक कराकर मुसलमान दिखने वाले लोगों से कुछ काम कराए थे। तो यानी उन्होंने रेप भी किया। कनेक्शन, हैदराबाद कनेक्शन और भारत की खुफिया एजेंसियों का कनेक्शन एक तरह से सामने नजर आ रहा है। इस तरह क्या कुछ नतीजा निकलता हुआ आपने छुआ था, मैं उसको थोड़ा सा और उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो लिंचिंग जो वहां पर फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है और फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खासतौर पर जो किया जा रहा है, हालांकि उसमें ईसाई फिलिस्तीनियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनके गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं, उनको क्रिसमस नहीं मनाने दी जा रही है। उनका जो सबसे पवित्र स्थानों में से एक है जो मुसलमानों का भी है, उस पर किस तरह से वहां का जो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है किस तरह की गुंडई और किस तरह की बातें कर रहा है जो कोई एक टेररिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए पूरी बाढ़ आई हुई है मुसलमानों के लिंचिंग की। लेकिन एक और चीज इजराइल के तरह से हो रही है। इजराइल में जो नॉन वाइट यहूदी हैं उनके साथ भी बहुत जुल्म किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि जो हिंदुत्ववादियों के, उत्तरी भारत के हिंदुत्ववादियों की हिसाब का नहीं है उसको भी वो मार रहे हैं। ये चकमा लड़का जो है 24 साल का, जिसको भी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड इस तरह से मारा गया। और उसके मारने वाले लोग जो हैं उसको चीनी कह रहे थे जब उसने ऑब्जेक्शन किया। तो आज वहां की पुलिस और सरकार सब बोली नहीं इसमें कोई रेसिज्म नहीं था। जो इजराइल में रेसिज्म हो रहा है वो यहाँ भी रेसिज्म हो रहा है जी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में हिंदू बच्चियों की रेप का कैपिटल इंडिया बन गया है।
और उत्तराखंड में तो आप जानते हैं अंकिता भंडारी के साथ किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के जो टॉप लेवल के लोग थे उससे स्पेशल सेवा चाहते थे, दे वांटेड स्पेशल सर्विस फ्रॉम हर, और उसने उसके लिए अपनी जान दे दी, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। तो इजराइल और मोदी जी का हिंदुस्तान की एक और वो है कि उसमें फिलिस्तीनी नहीं बल्कि जो आपकी तरह के आर्यन नहीं दिखते हैं, लड़कियां, औरतें हैं, जैसे औरतों को इंसान नहीं मानता है। आरएसएस बोलती है कि हमने मनुस्मृति लागू करना है। मनुस्मृति जो है हिंदू औरत को इंसान नहीं मानती है, शूद्रों को इंसान नहीं मानती है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने। अच्छा, इस वक्त जब मोदी की सरकार, मोदी की इंटेलिजेंस एजेंसी, अमित शाह की इंटेलिजेंस एजेंसीज जब इस सब काम में लगी है नेतन्याहू को बचाने में, तो नेतन्याहू का जो देश है इजराइल, उसमें आम इजरायली क्या कर रहे हैं, जरा उसकी भी कुछ तस्वीरें, कुछ झलक हमने देखनी होगी काज़मी जी। जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूं कि हालांकि इसमें भी एक सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी निकल आएगी इंडिया और इजराइल की। वहां पर यह है कि जो कोर्ट है, वहां की सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट नेतन्याहू के दबाव में नहीं आ रही है। वो उसकी चाहे अय्याशी हो, उसकी लूट हो, या वो किस तरह से इंटेलिजेंस चीफ को हटाया हो, किस तरह से कमांडर्स को हटाया हो, उसके खिलाफ स्टैंड लेती है। तो इसका जो एक खास दोस्त है, मोदी जी का भी खास दोस्त है, ये जो मिनिस्टर है फार राइट, बिल्कुल सोमेट्रिक डबल्स, सोमेट्रिक जी, सोमेट्रिक जो है, ये सोमेट्रिक बेजलर स्मॉट्रिच जी, हाँ जी। ये जो है यकीनन ये फॉरेन मिनिस्टर है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर। ये इंडिया आता रहता है, मोदी जी से मिलता है, जी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, इससे मिलने हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाते रहते हैं। जी। उसने क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, जो नेतन्याहू की गुंडागर्दी के आगे सुप्रीम कोर्ट को झुकने नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में कहा कि वो एक तशद्दुद को पूजने वाला, बेरहम और अहंकारी व्यक्ति है, जो अपने अलावा किसी दूसरे को इंसान मानता ही नहीं। ये जस्टिस इजाक अमित के बारे में कहा गया। जी। और इसके बाद जस्टिस अमित ने ये कहा कि ये तो सारी रेड लाइनें क्रॉस कर दी है सरकार ने रेड लाइनें क्रॉस कर दी है। लेकिन आप देखिए, इजराइल के अंदर सारे यहूदी एक हैं, इजराइल, हमको फिलिस्तीनियों से बदला लेना है, ये सब करना है, और इस्लाम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है। उसमें वहां की सुप्रीम कोर्ट इनसे क्या टक्कर दे रही है इनको। पर हमारे देश में भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिससे ये उम्मीद थी कि जब मोदी ने शपथ तो लिया, ओथ तो लिया है कि इस संविधान को लागू करेंगे, उसके लिए जी जान लगाएंगे, लेकिन उन्होंने आरएसएस में शपथ लिया है कि वो मनुस्मृति को लागू करेंगे। एक आदमी का राज चाहिए उनको, एक आइडियोलॉजी के तहत। तो जब ये इस तरह के दो मुतजाद चीजें होंगी कि मोदी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री की कि मैं हिंदुस्तान के आईन को लागू करूंगा, और उधर आरएसएस में शपथ ली है कि वो इसको खत्म करेंगे संविधान को, तो इसमें हमारे देश की कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। तो जब ये भूमिका है, तो हमारी कोर्ट क्या कर रही है? हमारी कोर्ट आरएसएस का एक्सटेंशन बन गई है। हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट भी है, उसका ऐसा लिखा जा रहा है, उसके जजमेंट जो है वो या तो अमित शाह के ऑफिस में लिखे जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लिखे जाते हैं। मैं उसकी दो मिसालें अभी जिस पर सारा देश में हंगामा हो रहा है, वो है एक तो अरावली पहाड़। अरावली पहाड़ है, हम ये जानते हैं कि अरावली पहाड़ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से है, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से है। और ये हिंदू धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर और सबके अंदर बहुत पूजनीय पहाड़ है, जैन धर्म के अंदर बहुत पूजनीय पहाड़ है। इसको खत्म करने का मोदी जी का प्लान है, वो सब कुछ बेचना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी जिम्मेदारी थी अरावली को बचाने का, उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, और कमेटी से किस तरह का, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी, उससे इस तरह का फैसला लिया कि 100 मीटर के ऊपर जो भी पहाड़ है उसको खत्म किया जा सकता है। 100 मीटर से कम का जो भी पहाड़ है, 100 मीटर से
ज्यादा का जो बस उसको रखा जाएगा, बाकी सब कर दिया। यानी इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रिज है वहां से ये पहाड़ शुरू होता है, जी जी जी, अरावली शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो कहां तक चला जाता है? वो चला जाता है गुजरात तक। तो ये पहाड़ी खत्म हो जाना था। इस देश के एनवायरनमेंट के साथ, इस देश के मौसमों के साथ जो हो रहा है, इस देश का जो बारिश के एरेटिक बारिश हो रही है, वो सब खत्म हो जाना था। सारा हरियाणा, राजस्थान सड़क पर आ गया इसको लेकर। और ये हमारा जो बंदा है, जो एनवायरनमेंट का बंदा है, जो हरियाणा से है, भूपेंद्र यादव, उसने तो कहा कि नहीं, इसको अगर हम कर देंगे ना, ये हटा देंगे, तो दिल्ली के अंदर जो है वो जो खराब मौसम होता है वो नहीं होगा। तो किस तरह की जहालत भरी उन्होंने देनी शुरू की। हंगामा जब हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उसको मुंह पर कालक पोती जा रही है, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में, कालक पोती जा रही है। तो अब उन्होंने उस फैसले को अबेयंस में रख दिया, उसको खत्म नहीं किया जनाब, खत्म नहीं किया, उसको अबेयंस में रख दिया, और अबेयंस में रख के फिर अपनी एक कमेटी बना दी। यानी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मदद करने के लिए, ये अरावली को खत्म करने के लिए अपनी गलती नहीं मानी है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब लोग इसको भूल जाएंगे और आपस में हिंदू मुसलमान और ज्यादा करा दिया जाएगा, तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे का गला काट रहे होंगे, तो अरावली का काम भी वो पीछे से करा लेंगे। अच्छा, दूसरा आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, वो एक बच्ची है उन्नाव की, वो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ बीजेपी आरएसएस का एक एमएलए है सेंगर, उस सेंगर ने किस तरह से उसके साथ रेप किया बच्ची के साथ। उसके बाद उसका गवाह जो था, बाप, उसको मरवाया। उसके बाद इसके पूरे परिवार को एक ट्रक से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची और उनकी माँ खड़ी रही। तो ये दिल्ली में मुकदमा लाया गया था, उसको उम्र कैद दे दी, पूरी उम्र कैद दे दी। लेकिन वो अपील करता रहा, और अपील करने के बाद दिल्ली की हाई कोर्ट में, जिसमें ये दोनों जज आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं, आरएसएस जुड़े हुए, उन्होंने ये कहा कि ये जो एमएलए है, इस पर वो पॉस्को जो एक्ट है वो लागू नहीं होता है जनाब। जरा सा देखिए जनाब, लागू नहीं होता है। जब सारे देश में, सारी दुनिया में थू थू होने लगी, हिंदू बाहर आ गए, औरतें बाहर आ गई, सब मजहबों की औरतें बाहर हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने मुंह पर कालक पोते देकर उन्होंने क्या कहा कि हम इसको अबेयंस में रखते हैं। अच्छा, और जरा सा सुप्रीम कोर्ट की ने जो कहा है, उसके साथ हमारे मुख्य न्यायाधीश समेत जी, उन्होंने जो कहा है कि 2 जज जिनके हाई कोर्ट के लोगों ने उसको वो दिया है, उसकी सजा में कटौती की है, वो हमारे फाइनेस्ट जजेस हैं। जी 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 जी, है ना, वो हमारे फाइनेस्ट जजेस हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी तो शर्म करो भाई। अगर वो फाइनेस्ट जज हैं तो तुमने उनका फैसला अबेयंस में क्यों रखा? तुमने उनके फैसले के साथ खड़े रहना चाहिए था। काज़मी जी बिल्कुल बिल्कुल जज हैं, जब आपके फाइनल जज हैं। मैं बीच में जरा रोक रहा हूं, आपको याद आ गया मुझे कल का ये एक वाकया, शमसुल इस्लाम साहब, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट उन 2 जजों को बेहतरीन जज कहता है, बिल्कुल उसी के साथ साथ, उसी पैरेलल में ट्रंप ने नेतन्याहू को इजराइल का सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर कहा, और इस हद तक कहा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर ना होते तो इजराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। ये तारीफ वहां नेतन्याहू की और यहाँ के जजों की तारीफ तकरीबन उसी तरह की जो तारीफ यहाँ नजर आई। तो इस बिल्कुल ऐसा फासिज्म हर तरफ। आप बताइए, जिस हमारे जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी पार्ट ने, जिसने संविधान को बचाना है, वो कितनी बेईमानी करे। बिल्कुल आरएसएस की शाखाओं में जो कंट्राडिक्टरी और अफवाहें फैलाने सब किया जाता है, कि अगर बुनियादी सवाल ये इस देश ने पूछना है कि अगर वो बेस्ट है तो आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे। ये वही हो रहा है कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मंदिर हम उनसे ही करवाएंगे जिनको हमने बाबरी मस्जिद गिराने का जिम्मेदार भी ठहराया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इजराइल और हम जो है वो लगभग एक ही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी शर्म जो है वो उसका शर्म का ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का इजाक अमित है, जस्टिस इजाक अमित है, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए किस तरह की लड़ाई हो रही है इजराइल के अंदर, जिसको मोदी साहब बचाने में लगे हैं।
अमित शाह बचाने में लगे, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बचाने में लगी हुई हैं। ये कतर गेट पर एक जबरदस्त बहस चल रही है। और कल परसों तो जो एक बड़ा मंत्री है उसने ये कह दिया है कि प्रवासी मामलों के जो डायस्पोरा के मंत्री हैं अमी खाई चिकली ने पिछले बुधवार को ये साफ कह दिया कि कतर गेट की जांच की जानी चाहिए। अच्छा, कतर गेट पहले मैं बता दूं क्या है। कतर गेट असल में ये है, दस्तावेजी सबूत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी रिपोर्ट लिखी कि कैसे नेतन्याहू के 2-3 उसके खास लोगों ने, जो उसको क्या क्या सप्लाई करते हैं, उसके जो खास एडवाइजर हैं, उन एडवाइजरों ने कतर के जो शेख हैं उनके साथ सौदेबाजी की, उनसे पैसा खाया, और उनके जो इंटरेस्ट थे उनको इजराइल उनको नुकसान ना पहुंचाए, यानी ये एक यारी दोस्ती कराने का काम किया। तो ये जो मंत्री साहब हैं, वो मंत्री साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ही भयानक मामला है, कि चौंकाने वाला बताया। इस चीज का बचाव करने का कोई तरीका नहीं है, यानी वो जो नेतन्याहू बचाव कर रहा है और उसके जो दलाल हैं वो, कि ये कतर गेट नहीं हुआ, ये चौंकाने वाला है। इन मामलों की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और कतर के बारे में, जिसको नेतन्याहू ने जिससे सौदा किया था, मेरी नजर में ये एक दुश्मन और बीमार देश है। मैं कतर गेट से जुटे सारे आरोपों का बचाव नहीं कर सकता, ये चौंकाने वाला है। अच्छा, अब हम सब जानते हैं कि जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी चीफ को भी हटाया है इसने। इसके चीफ को भी हटाया इसलिए क्योंकि वो इस कतर गेट की तह तक जा रहा था। और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल को बेच दिया, यहूदियों को बेच दिया नेतन्याहू ने। वो खुलेआम इल्जाम लगा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगला चुनाव अगर ईमानदारी से हुआ तो ये जीत जाएगा ये। इस बीच में मैं एक चीज बताऊं, फेल्डस्टीन एक साहब हैं जो नेतन्याहू के ऑफिस के स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं, जो इसमें कतर गेट में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि सब कुछ मालूम था, नेतन्याहू को सब कुछ मालूम था, उन्होंने ही सब कुछ कराया है। वो पूरी तरह से नेतन्याहू को जिम्मेदार बता रहे हैं। बिल्कुल जी। यानी आपने कुछ फायदे के लिए सारी स्विस बैंक में आपके डॉलर्स और उसको जाने के लिए आपने कतर जैसे देश से, अच्छा, और कतर कौन है? कतर जो है हमास को पनाह भी दिए हुए था। कतर हमास के स्पोक्स पर्सन को भी रखता था, हालांकि आपने वहां पर भी लोगों को मारा, आपने वहां मारा। तो कतर और इजराइल का जो ये दो शैतानों का जो गठजोड़ है वो सारी दुनिया के सामने है। उसी से आपने पैसे खाए, काज़मी साहब, उसी से पैसे खाए। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे पाकिस्तान को खत्म करूंगा और मोदी जी बिन बुलाए नवाज शरीफ की पोती की जन्मदिन की पार्टी में वहां बिरयानी खाने और खीर खाने पहुंच गए थे। कौन सी बिरयानी खाई थी ये पता नहीं, लेकिन बिरयानी खाई गई और खीर खाई गई। तो आप सबसे कहेंगे, अगर तुम पाकिस्तान का नाम लोगे, अगर तुमने कह दिया पाकिस्तान की कोई बात कर दी तो आप दुश्मन है, आपको जला के मार देना चाहिए, आपको आपका घर बुलडोजर कर देना चाहिए, लेकिन आप वहां पार्टी के अंदर जा सकते हैं। तो ये नेतन्याहू इस्लाम के नाम पर अपने यहाँ राज करना चाहते हैं, लेकिन जो कट्टर देश है, जिनको वो कहते हैं कि कट्टर देश है, उनके लोग कहते हैं उनके साथ आप उनसे आप पैसा खाने को नहीं। अच्छा, जब ये सब हो रहा है जनाब, फिलिस्तीनी क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक दस्तावेज लेकर आना चाहता हूं। वो दस्तावेज जो उनका जो रेसिस्टेंस है, जो उनकी जो लड़ाई है, ये अभी एक स्टोरी आई है। ये एक बच्ची है, उस बच्ची का नाम है शाहिद अबू अल शेख। ये इसने MA ट्रांसलेशन के अंदर कोर्स किया है गाजा रहते हुए जी। इन्होंने एक आर्टिकल इनका जो बहुत आजकल चल रहा है, हमारे देश में नहीं चल रहा है, इजराइल किल्ड अवर ड्रीम्स बट इट्स जेनोसाइड कुड नॉट डिफीट अस। इजराइल ने हमारे सपनों को मार दिया, लेकिन उसका जो नरसंहार है, जनसंहार है, उसने हमको हरा नहीं पाया। और इस बच्ची ने जो लिखा है, मतलब किन हालात में मैं उस बच्ची की उसी स्टोरी से वो नहीं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या हुआ है इनके साथ।
यानी इस बच्ची का अपना एक अकाल पड़ा, ऊपर से बम आए, नीचे से खाना नहीं है, पानी नहीं है, बच्ची के परिवार के अंदर 40-40 किलो वजन कम हो गया, इस बच्ची का वजन खुद आपका 15 किलो कमजोर हो गया, रात को नींद नहीं आती, कैसे कैसे सपने आते, भूखे हैं, दवाई तो छोड़िए और बाकी दूसरी चीजें लवाजमात तो छोड़िए, इसने लिखा। लेकिन जब भी ये होता था मैं अपने आप को याद दिलाती रही कि गजा की हर चीज की सरजमीन है, गजा हमारी माँ है, गजा हर चीज की सरजमीन है, और जो चीज अहम है वो है कि अब हमने जीना है, हमने मरना नहीं है, हमने जिंदा रहना है। और इस बच्ची ने क्या किया, इसने ये देखा कि बिजली नहीं है तो बिजली तो बहुत सारी चीजों पे फर्क डालता है, लेकिन मोबाइल फोन नहीं चल रहा है तो उनको चार्जिंग का इंतजाम नहीं है। तो जनाब जो इनोवेशन किए इन इजरायलियों ने, इन फिलिस्तीनियों ने, इस बच्ची ने क्या किया, सोलर से जनरेट करके एक चार्जर बनाया अपने आप। ये देखिए लिटरेचर की स्टूडेंट है, लिटरेचर की स्टूडेंट है, तो एक चार्जर बनाया और वो चार्जर को उसने लगा दिया कि ये चार्जर स्टेशन है, तो सैकड़ों फोन आने लगे। और उसने ये बच्ची ने ये कहा कि इससे जो है आप जिंदा रह सकेंगे, आप अपनी बात कह सकेंगे, आप बात समझ सकेंगे। तो सैकड़ों, अगर ये बच्ची क्या करती थी, कुछ नॉमिनल चार्ज लेती थी, ताकि नॉमिनल चार्ज इसलिए लेती थी कि वो कार्ड खरीद सके और उसकी जो मरम्मत हो सके, उसकी चार्जिंग स्टेशन की वो कर सके। तो ये एक दिन के अंदर $10 कमा लेती थी, $10 कमा लेती थी उसके मेंटेनेंस और इस सब के लिए। मैं गजा के उन लाखों नौजवानों में से एक हूं जो जंग की हमारी कहानियों को खात्मा करने से इनकार करते हैं। यानी उन्होंने कहा मैंने ये काम क्यों किया कि हमारी कहानी खत्म हो गई और जंग ने हमको खत्म कर दिया, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। उसने कहा मैंने जबान दे दी, मैंने आवाज दे दी ये चार्जिंग स्टेशन लगाकर। और उसके बाद जो बच्ची ने अपनी जो नैरेटिव है उसमें जो लास्ट में लिखा, तालीम हमारी मुजाहमत की शक्ल है, हमारी रेसिस्टेंस की शक्ल है, इसलिए हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसे खत्म करने की कोशिश की। इसने हमें जहालत, मायूसी और इस्तीफे के अंधेरों में भेजने की उन्होंने उम्मीद की इजराइल ने। इसके बावजूद गजा के नौजवान नाकाबिले शिकस्त हैं। हमने मुसलसल इंटरनेट ब्लैकआउट का मुकाबला करते हुए अपनी ऑनलाइन तालीम को जारी रखा हुआ है। हम अपनी और अपने खानदानों की कफालत जारी रखते हैं, ताहम हम कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। जी। कुछ गलियों के छोटे स्टॉलों पर खाना बेच रहे हैं, दूसरे निजी ट्यूशन की पेशकश कर रहे हैं, ये छोटे कारोबार शुरू कर रहे हैं। ये बच्ची का देखिए आप, और वहां से गई नहीं है। ये बहुत ही अहम है, ये बहुत अहम है कि वहां के लोग इनोवेशन भी कर रहे हैं, तालीम को रेजिस्टेंस के तौर पर पेश कर रहे हैं कि हम इल्म से ही इन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। 25 दिसंबर को दो तस्वीरें आई गाजा से, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक तो अल-शिफा अस्पताल के सामने नए डॉक्टर्स जो पास आउट हुए हैं उनकी तस्वीर आई है, और उसी दिन 500 बच्चियों ने हिफ्ज कुरान खत्म किया, उनकी तस्वीरें मुस्कुराती हुई, छोटी छोटी बच्चियां। तो ये इतनी जंग और कत्लेआम के बावजूद वहां के लोग जिंदा हैं, इल्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको आमतौर पर बता दूं, मैं बहुत से मुल्कों में गया हूं, ये एक समझ है स्ट्रीट पर, सड़कों पर, अरबों में, कि जो पढ़े लिखे हैं वो फिलिस्तीनी हो सकते हैं। फिलिस्तीनी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अरब्स हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपने जो अल-शिफा की बात की, असल में मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। ये 164 डॉक्टर, 168 डॉक्टर, जी। उन्हीं हालात में उन्होंने तालीम हासिल की। और उनके ग्रेजुएशन में जो उनके प्रिंसिपल है, उन्होंने जो कहा, हम मसाइब की, माँ की मसाइब की जो गोद है, यानी गर्भ है, उसके अंदर हमने बमबारी के नीचे, मलबे और खून की नदियों के दरमियान हमने तालीम हासिल की है। जरा सुन लें जनाब। जी। The womb of reparation
मलबे और खून के नदियों के दौरान बमबारी के नीचे हमने ये तालीम हासिल की है। अब आप एक बात बताइए, इससे इनसे कौन लड़ सकता है भाई? इनको कौन हरा सकता है भाई? ये नेतन्याहू जैसा कमीन हो, या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, या जो भी। और ये बात जो है ट्रम्प समझ रहा है। आप देखते हैं, आपने ट्रम्प अभी मिला है वो 2-3 दिन पहले, शायद 28 तारीख को या किसको, और ट्रम्प ने उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन ट्रम्प ने उसको दो काम ये चाहता था। एक तो ये था कि ईरान पर हमला करे, ट्रम्प ने मना कर दिया है कि वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद ये था कि हमास को पूरा खत्म करो, ये सब करो, और मुझे करने दिया जाए। हालांकि वो क्या क्या कैसे खत्म कर सकता है, क्या कर सकता है, वो जो है वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। ये यूरोप का मीडिया कह रहा है। यूरोप का मीडिया कह रहा है कि वो देने गया था, वो जो नमाज जो बख्शवाने गया था वो, तो वो उसको कुछ नहीं मिला। उसे रोजे पीछे पड़ गए, तकरीबन इस तरह से कहा जाता है ना। नमाज पढ़ने गए थे, रोजे पीछे पड़ गए, तो वो एक तरह से वो रोजे तो पीछे नहीं पड़े, वो तो रोजे जो पीछे डालेंगे वो तो फिलिस्तीनी डालेंगे, वो तो फिलिस्तीनी डालेंगे। तो एक बात तय है कि इजराइल का बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन इंडिया साथ है। इंडिया साथ है। इंडिया उसके लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। इंडिया उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अपनी इंटेलिजेंस के जो उनके बेहतरीन उनके जो जासूस है, उनको मरवाने के लिए तैयार है मोदी। और ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी वाला वाकया जो आपने बताया, जिस तरह से वहां की हुकूमत के लोगों ने ये बात कही, ये संजीदा इल्जाम है। और वाकई हमारे मुल्क की एजेंसियों को, मुल्क की हुकूमत को फर्स्ट अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी थर्ड कंट्री के लिए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला जो मुसलमान परिवार है ना, ये भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी होंगे पक्के। ये बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, हमारे पास अब वक्त कम रह गया, जो आज की हमारी बात हुई, उसमें से एक नतीजा निकाला जा सकता है शमसुल इस्लाम साहब, वो ये कि तमाम मुसीबतों के, कत्लेआम के बावजूद जिस तरह से फिलिस्तीनी मुजाहिमत कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, और उस रेजिस्टेंस में इल्म का बहुत बड़ा सहारा वो ले रहे हैं, तालीम को बहुत बड़ा सहारा ले रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारे यहां भारत के उन मुसलमानों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी तालीम का सिलसिला बच्चों के लिए आगे बढ़ाते रहें। वही उनके लिए ताकत होगी, वही सबसे बड़ी बात है। कुरान हिफज नहीं कराएं। और दूसरी बात है कि मुझे वो सुनकर, इस बच्ची की बात सुनकर और अल शिफा अस्पताल का सुनकर, मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की याद आ गई। उन्होंने भी क्या कहा, एजुकेट, बिल्कुल, ऑर्गेनाइज। अच्छा, आखिर में समराइज करने के लिए 2-3 मिनट में अगर दोनों भारत और इजराइल के जो आपने सामान्यताएं गिनवाई और कनेक्शंस गिनवाए, उसके भारत पे जो असरात पड़ रहे हैं, उसको मैं समझता हूं अगर समराइज कर दें तो मैं समझता हूं लोगों के लिए ये है कि देखिए, दुनिया में एक नया शैतानी गठबंधन उभर कर सामने आ रहा है। वो है इजराइल और इंडिया, वो है मोदी और नेतन्याहू, आरएसएस और ज़ायनिज्म। ये बिल्कुल साफ नंगे होकर एक दूसरे के साथ है। हाँ, और सारी दुनिया की अमन को इससे जो खतरा है, और मुझे लगता है कि इस पर ईरान और दूसरे देशों ने बहुत साफ स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ के इंडिया में अभी कोई चांस है, इंडिया की कोई न्यूट्रल भूमिका है, उस में रहेंगे, या कई अरब देश भी उसमें कि नहीं इंडिया का थोड़ा न्यूट्रल है, या रूस और चीन सोचेंगे इंडिया न्यूट्रल है, वो दौर चला गया। मोदी ने इंडिया की जो गाड़ी है वो नेतन्याहू की गाड़ी के पीछे लगा दी है। वो ये अच्छा, वैसे भी मोदी जी कोई पढ़े लिखे आदमी है, उनको समझदारी है नहीं, वो बड़े क्या क्या फैसले करते हैं। तो वो नेतन्याहू के साथ शाखा में उन्होंने जो सीखा, और नेतन्याहू ने ज़ायनिस्ट के तौर पे जो सीखा, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। झूठ बोलना, हिंसा को प्रोत्साहन देना, धोखा देना, साजिश करना, ये दोनों की
नसों में है। जी 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 जी, ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए है जो बातें शमसुल इस्लाम साहब ने की हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसमें जो कुछ बताया गया, समझाया गया, जज्बाती तौर पर नहीं लेकिन अकल के पैमाने पर जरूर समझें, सोचें और सही रास्ते पर मैं समझता हूं अपनी सोच को आगे बढ़ाएं और पहचानें। दोस्त और दुश्मन की पहचान मैं समझता हूं जिंदगी की तरजीहात में होना चाहिए। उसमें जो कंफ्यूजन होता है उससे बड़ा नुकसान होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।